नमस्ते और जय श्री राम सभी दर्शकों को। मैं हूं वरुण उपासनी और हम स्ट्रीम कर रहे हैं टीजेडी एनुअल समिट 2024 के साइडलाइन से। आज हमारे साथ है ओमकार जी और भाऊ, और हम चर्चा करने जा रहे हैं इस वक्त के सबसे हॉट न्यूज़ की, और वो है महाराष्ट्र इलेक्शन। तो शुरुआत करते हैं भाऊ से। 2 दिन बचे हैं अभी इलेक्शन का फॉर्म भरने में, और अभी भी महाविकास आघाड़ी के 100 से ज़्यादा सीटों की क्लैरिटी नहीं आई है। बीजेपी और महायुति का अगर हम देखें तो उनके ऑलमोस्ट 278 सीट फाइनल हो चुके हैं। 166 उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिए। तो इस बार इतना कन्फ्यूजन क्यों लग रहा है आपको महाविकास आघाड़ी में? नहीं, कन्फ्यूजन तो शुरुआत से था ना। आघाड़ी जो बनी है वही एक तरीके से कन्फ्यूजन है। वो साथ के एक दूसरे को पता नहीं है। हाँ, तीनों का मकसद एक ही है कि भाई हमको बीजेपी को हराना है, मोदी को हराना है, अमित शाह को हराना है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हराने के लिए हम इकट्ठा हुए, ये भी वो बोलते हैं, लेकिन इकट्ठा होने का मतलब उनको पता नहीं है। अगर आपका मकसद साफ हो तो वरुण जीतता है या ओमकार जीतते हैं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो दोनों किसके खिलाफ जीतते हैं उसको इम्पोर्टेंस होना चाहिए। अगर तो चौथा कोई है उसको हम हराने के लिए इकट्ठा है, तो मेरे कितने होते हैं, उनके कितने होते हैं, वो बात नहीं है। जब आप आपस में लड़ जाते हो तो एक बात साफ है कि आपको सामने वाले को बाद में हराना है, आपस में एक दूसरे को हराना है। तो ये अलायंस जो महाविकास आघाड़ी करके बनी है, ये एक भूल जाते हैं कि महाविकास आघाड़ी जो बनी उसका आधार क्या था। वो एक दूसरे के साथ मिलकर जीते, और चुनाव के पूर्व आघाड़ी बनी और जीते, ऐसी बात ही नहीं थे ना। वो कांग्रेस और एनसीपी एक साथ आकर लड़े थे, उनके 98 सीट आए थे। उद्धव के 56 मिलाकर उन्होंने 154 का मेजोरिटी दिखाया था। तो वो आघाड़ी बनी है, वो चुनाव के नतीजों के बाद बनती है। तो उस आधार पर चुनाव पूर्व आघाड़ी का प्रिंसिपल ही नहीं उनके पास। तो इसलिए ये कन्फ्यूजन है कि पहले चुन के आओ और बाद में आघाड़ी बनाओ, ये प्रिंसिपल वो भूल गए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आघाड़ी पहले से कन्फ्यूजन में है। तो अभी अभी भी आप बोल रहे हो कि 2 दिन बाकी है। हम जब बोल रहे हैं तो 2 दिन नहीं, मेरा ख्याल है कम से कम 4 दिन बाकी है, जब तक विड्रॉल्स नहीं होते। क्योंकि आघाड़ी के दोनों पार्टियों ने एक ही जगह के लिए दो कैंडिडेट को अलग अलग पार्टियों ने ये भी फॉर्म दिया, तो दोनों अधिकृत बन जाते हैं। अभी जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके लिए तो दोनों अधिकृत है, क्योंकि एक ही पार्टी के नहीं ना, अलग अलग पार्टी के। एक अलायंस को चुनाव आयोग रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा उसके लिए दोनों ये भी फॉर्म परफेक्ट है। अब एक जगह शायद मैंने खबर पड़ी है कि शिवसेना ने एक ही चुनाव क्षेत्र के लिए अपने 2 लोगों को एबी फॉर्म दे दिया। ये भी कंफ्यूजन। तो पूरा जो है वो कंफ्यूजन ही है। एक आघाड़ी बनी है वो कंफ्यूजन के आधार पर बनी है। उनको पता नहीं हम किससे लड़ रहे। हाँ, लेकिन एक दूसरे से लड़ रहे उसका उनको पक्का पता है, इसलिए सीट का बंटवारा नहीं हो पाया। ओमकार जी, कन्फ्यूजन महाविकास आघाड़ी में बहुत है, पर ये कन्फ्यूजन इस बार महायुति में नहीं दिख रहा। और इसका एक कारण है कि आरएसएस जो 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ी सी बैकफुट पे थी, वो हरियाणा में काफ़ी फ्रंट फुट पे आई, और महाराष्ट्र में भी अगर हम देखें तो उन्होंने अपने जॉइंट जनरल सेक्रेटरी को महाराष्ट्र का कोऑर्डिनेटर बना दिया है। करीब करीब लाख सवा लाख कार्यकर्ताओं की ऐसी टोलियां बनाई गई है, छोटी छोटी, जो 5 लोग 10 लोग 15 लोगों से जाके गली में, मोहल्ले में, शहरों में जाके उनसे सामने सामने बैठ के उनसे चर्चा करे, वार्तालाप करे, और जो कुछ उनका कन्फ्यूजन होगा सरकार के बारे में, बीजेपी के बारे में, तो वो दूर करे। तो इसका हमें काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट हरियाणा में देखने मिला। आपको लगता है आरएसएस का कुछ इम्पैक्ट महाराष्ट्र में आएगा? 2 बातें हैं। एक बात जो आपने शुरू में कही कि कन्फ्यूजन जो है वो इनमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी वजह है, आपको ध्यान होगा जब जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव प्रचार चल रहा था तो बीच में भी गृह मंत्री अमित शाह कम से कम 2 या 3 बार महाराष्ट्र की यात्रा पर गए। अलग अलग बहाने से गए,
और वहाँ बैठ कर के जो भी इनकी महायुति के घटक दल हैं, एक नाथ शिंदे हो या अजित पवार हो, और साथ में फर्नांडीज को भी बैठाया, फडणवीस को भी बैठाया, और बावनकुले थे कि नहीं थे मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम इन तीनों के साथ उनकी मीटिंग जो है वो कई बार हुई हैं। और इन लोगों को लगातार दिल्ली बुला कर के भी सीटिंग्स हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं। इसका मतलब ये है कि जो बीच में हमें उस ग्रुप से संजय राउत का एक बयान आ गए नाना पटोले के बारे में, और चिढ़ाते हुए बयान आए कि इनको तो हर बात के लिए ऊपर बात करनी पड़ती है। तो नाना पटोले ने भी उनको जवाब दे दिया कि भाई हम तो अपने नेताओं से बात करते हैं, हमें पता नहीं कि आप अपने नेता से बात करते हैं कि नहीं करते हैं। यानी जो एक्चुअल में उद्धव ठाकरे का या संजय राउत का एक तौर तरीका रहा है, और ये तौर तरीका हम 2014 से देख रहे हैं। 2014 में इन्होंने जिस तरीके से अलग अलग चुनाव लड़े थे, उसके बाद शरद पवार ने एक दांव खेला था कि हम बाहर से समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को, और इनकी अकल ठिकाने आई तो ये फिर बाद में बीजेपी के साथ आ गए। लेकिन 2014 से लेकर के 2019 तक, इसके बावजूद कि ये राज्य में भी फडणवीस की सरकार में थे और केंद्र में भी ये मोदी जी की सरकार में थे, आप सामना में देख लो किस तरह की गंदगी इन्होंने उगली है, किस तरह की बयानबाजी की है। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे, जिनको शोभा नहीं देता, उनके भी बयान आ रहे थे मोदी जी के खिलाफ या अमित शाह के खिलाफ और बीजेपी नेतृत्व के खिलाफ। बीजेपी फिर भी अपने जो घटक दल के सहयोगी हैं उनका सम्मान समझ लीजिए, या वाजपेयी जी के समय से ही जो इनके सहयोगी रहे हैं उनको तमाम उद्दंडताओं के बावजूद साथ लेकर के चलने की एक जो संस्कृति विकसित कर ली थी, उसका नतीजा समझिए कि इन लोगों ने अपनी तरफ से कभी रिएक्ट नहीं किया उनकी बयानबाजी पर। तो ये इनकी एक गंभीरता थी, और महाराष्ट्र के मतदाताओं में भी ये भाव गया, ये संदेश गया कि देखिए ये तो बयानबाजी कर रहे हैं, यानी सरकारों में भी शामिल है, मलाई भी खाने की चेष्टा कर रहे हैं और गाली गलौज भी कर रहे हैं, वो फिर भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ तो ऐसा नहीं है। आप अगर कोई बयान देंगे कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के लोकल नेताओं के बारे में भी, तो वो तो पलट करके आपको जवाब दे देंगे, टका सा जवाब दे देंगे। तो वो संजय राउत को नाना पटोले ने जवाब दिया है, तो वहां पर है। लेकिन यहाँ इसलिए कोई झगड़ा नहीं है, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि यहाँ टॉप लेवल पर भी क्लियरिटी है कि हमको क्या करना है, किसको कितना वेटेज दे करके चलना है, किसको कितना सम्मान दे करके चलना है। और लोकल लीडरशिप में भी, मतलब देवेंद्र फडणवीस जैसा सुलझा हुआ नेतृत्व इस समय महाराष्ट्र में किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। हाँ ठीक है, शरद पवार की 50-60 साल की राजनीति हो सकती है, लेकिन कई बार हमने देखा है शरद पवार को कांग्रेस के बारे में भी उल्टे सीधे बयान देते हुए। एक बार तो उनका बयान आ गया था ना कि कांग्रेस अब एक ऐसे खंडहर की तरह हो गई है और उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, जैसे किसी सेठ का कोई घर जो है वो खंडहर हो जाता है और वो उसकी मरम्मत तक नहीं कर पाता है। तो ये बयान शरद पवार की तरफ से कांग्रेस के बारे में आ चुके हैं, और कई बार जो है वो कांग्रेस की प्रशस्ति करते हुए भी दिखाई देते हैं। पुणे में अचानक जो है उनके कार्यालय में भी पहुंच जाते हैं। मतलब शरद पवार के बारे में जो भाऊ कई बार कहते हैं कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन वहां पर कई तरह की कन्फ्यूजन भी है, कई तरह के अंतर्विरोध भी हैं। वो टिकट तय करते समय सीटों की संख्या तय करते हुए दिखाई दिया है, अभी नॉमिनेशन दाखिल हो रहे हैं तब भी दिखाई दे रहा है, जब ये इनकी MBA बना था तब भी दिखाई दे रहा था, जब भारी भरकम मंत्रालय प्रेशराइज करके शरद पवार ने और कांग्रेस ने अपने पास रख लिए थे, और जब बजट का बंटवारा हो रहा था तो उसका एलोकेशन भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर भारी पड़ा था, इसके बावजूद कि वो मुख्यमंत्री थे।
तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि पब्लिक नोटिस नहीं करती है। इसके बावजूद के पिछले करीब 2.5 साल से तो अब अ, एकनाथ शिंदे की सरकार के हो ही रहे हैं। तो भी और ऐसा भी नहीं है कि ऐसे विषय नहीं आए होंगे कि जिन पर किसी तरह का कोई मतलब मतभेद नहीं रहे होंगे। लेकिन वहाँ पर चीज़ों को तुरंत एड्रेस किया जाता है और उनको बड़ी समझदारी के साथ सुलझा लिया जाता है। इसलिए किसी तरह का कन्फ्यूजन मुझे इस महायुति में दिखाई नहीं दे रहा है, जो उस तरफ दिखाई दे रहा है। भाऊ, अगर हम राजनीति की बात करें तो पिछले 10 सालों में एक अमित शाह ऐसे नेता है जिनको पूरे भारत में एक चाणक्य की उपाधि मिली है कि वो भारतीय राजनीति के चाणक्य हैं। पर पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र में एक और चाणक्य आए हैं, वो है देवेंद्र फडणवीस। जिस तरीके से उन्होंने शिवसेना हो या राष्ट्रवादी हो, उनको उनकी पार्टी विभाजित करके यहाँ पे सरकार बनाई है, तो उसके बाद से ये 2 चाणक्य तो है, पर जो विरोधी पक्ष है वो कहता है कि असली चाणक्य तो शरद पवार है। तो ये जो कुश्ती का युद्ध होगा, इसमें कौन सा पहलवान और कौन सा चाणक्य जीतने जा रहा है? नहीं, शरद पवार को चाणक्य बोलो, धूर्त बोलो, बड़े चालाक राजनीतिज्ञ बोलो, ये तो महाराष्ट्र की मराठी राजनीति की फैशन है। तो बोलते रहते हैं, वो भी आसमान से गिरे और खजूर में अटके बोलते हैं ना, तो भी बोलेंगे देखो इनका तो रॉकेट उड़ गया, जमीन पर तो नहीं आया, अटका तो अटका लेकिन गिरा तो नहीं। तो गिरे तो भी टांग ऊपर, उसको मानते हो शरद पवार। तो शरद पवार की राजनीति अभी वो अपनी बेटी को सेटल करने में लगे हुए हैं, उससे ज़्यादा उनके सामने कोई चैलेंज नहीं है, एम्बिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए शरद पवार की राजनीति खत्म हो चुकी है। लेकिन एक बात होती है कि हर बार वो किसी ना किसी को बलि का बकरा बना देते हैं और उससे अपनी संजीवनी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस बार उन्होंने उद्धव को इस्तेमाल किया, अब उद्धव का अभी उपयोग बचा नहीं। तो ढंग से देखो ना, उन्होंने एक साल 2014 में जो कुछ किया था, तो बाद में बोले कि बीजेपी और इसमें रेप्ट पैदा हो, इसलिए तो मैंने सपोर्ट दिया था। लेकिन उस वक्त बोले थे मिड टर्म पोल नहीं चाहिए, 5 साल बाद बोलते कि हमने इसलिए किया। तो आज नहीं बोल रहे, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने कांग्रेस और उद्धव में झगड़ा पैदा कर दिया सीटों के बंटवारे में, आप अगर बारीकी से महाराष्ट्र की राजनीति और उसकी कमेंट्री देखते रहेंगे तो लोकसभा के चुनाव के नतीजे आने तक और उसके 15-20 दिन तक उद्धव के लिए बहुत भारी सहानुभूति थी। अचानक से वो सहानुभूति कहाँ गायब हुई पता नहीं। अब वही मीडिया बोल रहा है कि नहीं नहीं, अभी तो उद्धव के लिए सहानुभूति बची नहीं है, सिंपैथी बची नहीं है। तो पहले क्यों थी, इसका कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि पवार ने मोटिवेटेड की हुए मीडिया चलती है। तो वो शरद पवार को कुछ भी बोल सकती है, कभी क्रिकेटर बोल सकती है, कभी रॉकेट उड़ाने वाले अब्दुल कलाम के गुरु भी बोल सकती है। तो वो बात छोड़ दो, उससे मोदी अमित शाह चाणक्य इसलिए कि वो दिल्ली में बैठे, गुजरात से आए हैं, लेकिन पूरे देश का बीजेपी का संगठन उन्होंने खड़ा किया, जिस ढंग से खड़ा किया। 3 महीने के लिए वो यूपी के प्रभारी बने 2014 में, और सबसे बड़ी ताकत उभर कर पार्टी आई। तो वो चाणक्य असली होते। उद्धव शरद पवार एडवर्टाइज में आगे, प्रचार में, यानी उनकी आप बोले इश्तेहार में वो आगे सबसे बड़े। लेकिन आप जो ब्रांड का इश्तेहार देखते हो, एडवर्टाइज देखते हो, दुकान में जाओ तो आपको माल ही नहीं मिलेगा। आज तक मैंने उस वक्त बहुत भारी 2019 के, अरे पवार साहब बारिश में भीग गए और देखो कितना चमत्कार हो गया, कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ था। उस वक्त मैंने वो वीडियो नहीं बना था, लेकिन मैंने ब्लॉग बनाया था कि सातारा की रैली में, हाँ सातारा की रैली में, तो बारिश में भीगे और पूरा, तो मैंने उस पर लिख दिया था कि 40 साल ये इंसान एक ही एक कक्षा में बैठा है। 80 में इन्होंने पहला चुनाव लड़ा था। अगर 80 में आप नई पार्टी कांग्रेस से निकलकर लड़ रहे हो और पहली बार चुनाव कांग्रेस से अलग होकर लड़ रहे हो, और आपको कितनी सीटें मिली थी? 54। और अगर
आज 39 साल 39 ईयर्स के बाद आपको अगर फिर से 54 सीटें मिल रही हो तो कौन सी कक्षा में हो कि जहाँ एक ही आपको पढ़ा पढ़ाया जा रहा है कि 54 के 54 दूने जो कुछ है 54 के आगे नहीं जा रहे, कभी 55 नहीं हो रहे, तो इसको आप बारिश का क्या चमत्कार बोल रहे हो? तो ये तरीका है हमारे महाराष्ट्र के। मैंने तो 1-2 बार बोल भी दिया है कि महाराष्ट्र में पवार साहब के पास पत्रकारों का एक जनान खाना है, तो इसलिए उनको मुरब्बी बोलेंगे, उसको अमिताभ से अच्छा अभिनेता बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते, तो उस पर भरोसा करने की जरूरत है। अगर गुजरात का होकर दिल्ली में बैठकर होम मिनिस्टर बनकर अगर अमित शाह महाराष्ट्र में कुछ करके दिखाते तो वो चाणक्य है। और मानो बेटे की उम्र के है फडणवीस। एक बार शरद पवार बोले थे पुनः इन भी फिर से आऊंगा, ये तो मजाक का विषय बन गया, तो उन्होंने आपका मजाक बना दिया, आपकी पार्टी तोड़ी, उद्धव की पार्टी तोड़ी, और आपको पता तक नहीं चला, आपके नाक के नीचे से पार्टी ले गए, और पार्टी का नाम, पार्टी का सिंबल लेके गए, दो पार्टियों का। तो चाणक्य कौन है? तो बात साफ है, शरद पवार का टारगेट अब बिल्कुल छोटा हो गया कि इसलिए उनको मालूम है कि अगर अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना है तो ये 2 पार्टियां छोटी होनी चाहिए, और उन्होंने सक्सेसफुली झगड़ा बना दिया। और पहले बोले थे मेरे को कोई, हमारा दावा मुख्यमंत्री पद है नहीं बोले थे, और मुझे 80 सीटें भी काफी है, लेकिन अब 85 हो गए। तो ये हमेशा दाना डालकर मुर्गियों के झुंड लगा देते, लड़ाई लगा देते, उससे आगे पवार की राजनीति है ही नहीं। तो चाणक्य बात छोड़ दो, चाणक्य की बात छोड़ दो, पवार टैलेंट है उनके पास, लेकिन मैंने एक बार ऐसा लिखा भी था कि पवार के पास टैलेंट है, पवार स्कॉलर भी है, लेकिन इन्होंने जिद पकड़ के रखी है कि कॉपी करके ही मेरिट लिस्ट में आ जाऊंगा, लेकिन हर बार कॉपी पकड़ी जाती। उसका नाम शरद पवार है। ओमकार जी, शरद पवार तो वैसे सेम ही कक्षा में बैठे हैं, पर बीच में एक गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। तो वैसे अगर हम कांग्रेस के रिजल्ट देखें महाराष्ट्र में, तो जो 13-14 सीट आई है, तो कांग्रेस का तो उतना बेस ही नहीं है महाराष्ट्र में। इतने तो उनके कार्यकर्ता भी एक्टिव नहीं थे, ना कुछ उनके नेता एक्टिव थे, पर ये बस अचानक से आ गई 14 सीट। तो इन सीटों का क्या आपको लगता है कि परिवर्तन फिर से इन चुनावों में होगा, लोग अपना विधानसभा के चुनाव में? देखिए 2019 के चुनाव में कांग्रेस को केवल एक वो चंद्रपुर वाली सीट मिली थी, इसके अलावा कोई सीट उनको मिली नहीं थी। शरद पवार को 4 सीटें मिली थी, और एक वो औरंगाबाद वाली जो अपना संभाजी नगर वाली, वो जलील जीते थे इनके असदुद्दीन ओवैसी के। बाकी तो लगभग सारी सीटें ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन को मिली थी, यानी 48 में से 41 सीटें तो इन्हीं लोगों को मिल गई थी। इस बार क्या हुआ है कि ये तीनों जिस तरीके से लड़ रहे थे, और जो हमने, केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है वरुण, हमने जो उत्तर प्रदेश में देखा है, हमने जो हरियाणा में देखा है, हमने जो राजस्थान में देखा है, और जिस तरीके से बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सीटें घट गई भारतीय जनता पार्टी की, तो ये केवल महाराष्ट्र में ऐसी घटना हुई हो ये नहीं है। अलग अलग राज्यों में, मतलब हरियाणा जैसे राज्य में जहाँ से केवल लोकसभा की 10 सीटें आती हैं, और वहाँ अगर 5 सीटें घट जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं चूँकि हरियाणा में काम कर चुका हूँ, 20 साल काम कर चुका हूँ। चंडीगढ़ में 99 में अमर उजाला जब लॉन्च हुआ था तो मैं ही वहाँ इंचार्ज था। फिर 16 साल में एक वहाँ के अखबार में रोहतक से जो छपता था हरिभूमि, उसका संपादक रहा। हरियाणा को मैंने, हरियाणा की घटनाओं को मैंने बहुत करीब से देखा है। वहाँ के समाज को भी मैं समझता हूँ, वहाँ की इकोनॉमी को भी और संस्कृति को भी, सभी चीज़ों को समझता हूँ, और बहुत सारे इलेक्शन मेरी आंखों के सामने हुए हैं। मेरे जैसे विद्यार्थी, राजनीति के विद्यार्थी के लिए भी जो नतीजे हरियाणा से आए हैं वो आश्चर्यजनक थे। मैं केवल 2 सीटों को मान करके चल रहा था। 2019 में 2 सीटों पर मेरे लिए
थोड़ा चौंकाने वाले नतीजे आए थे। एक रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जी हार गए थे, और पड़ोस वाली सीट सोनीपत से उनके पिताजी और 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे और कई बार के सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार गए थे। तो मुझे लग रहा था कि एक जो जाट कम्युनिटी में होता है कि भाई कुछ हमारी कमियां रह गई या कुछ गुस्सा था वो हमने निकाल दिया, और हमने जो हमारी बिरादरी के मतलब सिरमौर हैं या चौधरी हैं उनको भी हरा दिया है। तो एक कहीं एक प्रायश्चित का भाव रहा होगा, और ये दोनों जो सीटें हैं ये तो शायद कांग्रेस जीत जाएगी और बाकी की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। लेकिन जो बाकी की सिरसा की, आपकी अंबाला की और एक और सीट मिली है, तो उसको लेकर के मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। लेकिन फिर जब मैंने चीज़ों को देखा दूसरे नज़रिए से, तो जब उत्तर प्रदेश में 29 सीटें घट सकती हैं, पश्चिम बंगाल में इतनी सीटें घट सकती हैं, राजस्थान में घट सकती हैं, तो फिर मुझे हरियाणा ने चौंकाया नहीं। अच्छा, आप ये देखिए कि जब विधानसभा चुनाव हुए 6 महीने के भीतर हरियाणा में, तो वहाँ क्या नतीजा आया। वहाँ 5 सीटें घटी जरूर, लेकिन विधानसभा चुनाव में वहाँ के मतदाताओं का नजरिया और रिएक्शन एकदम अलग था। और मुझे कई बार लगता है कि हम भले ही बहुत सारे लोकसभा चुनाव कवर कर चुके, बहुत सारे विधानसभा चुनाव कर चुके, लेकिन कई बार हम मतदाताओं के मन को भांपने में नाकाम रहते हैं, और जो बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं उनके क्या प्रभाव पड़ेंगे मतदान पर, हम उसे भी भांपने में चूक करते हैं। इस बीच जो बांग्लादेश हुआ है, या इस बीच जो दूसरी तमाम घटनाएं हुई हैं, जगह जगह जो प्रदर्शन हुए हैं, हिंदू जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, सड़कों पर उतर रहा है, हरियाणा में जिस तरीके से रिएक्शन सामने आए, जम्मू कश्मीर में इवन 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और सभी के सभी हिंदू जीत करके आए हैं, और कांग्रेस के 6 एमएलए जीत करके आए हैं, सारे के सारे मुसलमान जीत करके आए हैं। तो ये जो एक हमें एक बदलाव दिखाई दे रहा है खास तौर से हिंदू मतदाताओं में, तो मुझे तो लगता है कि 13 सीटें प्लस वो सांगली वाली सीट, कुल मिलाकर के कांग्रेस को 14 सीटें मिल गई। लेकिन इन विधानसभा चुनाव में जो हमें हरियाणा में होता हुआ दिखाई दिया है, वैसा ही झारखंड और महाराष्ट्र में भी हो, तो ये चीज़ें, ये घटना कम से कम मेरे जैसे विद्यार्थी को चौंकाएगी नहीं। मुझे लगता है कि जो कहीं एक प्रायश्चित का भाव है लोगों में कि भाई 240 पर मोदी जी रुक गए, और उसके बाद जो इनकी बॉडी लैंग्वेज देखने को मिली, जिस तरह की अभद्र भाषा देखने को मिली, जिस तरह की एरोगेंस हमें पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी, अमेरिका में भी देखने को मिली है, उसके बाद लोगों में एक रिएक्शन है, एक रियलाइजेशन है कि भाई थोड़ी गलती हो गई, थोड़ी चूक हो गई, अब इसको हमें सुधारना है। तो मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र में भी वही होगा जो हमने हरियाणा में होते हुए देखा है। भाऊ, आपके लिए मेरा एक प्रश्न है। महाराष्ट्र में अभी 3 सीटें ऐसी हैं जो काफ़ी न्यूज़ में बनी हुई हैं। एक तो है माहिम की, जहाँ राज ठाकरे के सुपुत्र अमित ठाकरे लड़ रहे हैं। दूसरी है वरई की, जहाँ आदित्य ठाकरे लड़ रहे हैं। और एक तीसरी सीट है अपनी वांद्रे ईस्ट की, जहाँ पे बाबा सिद्दीकी के बेटे लड़ रहे हैं, और उनके विरोध में आदित्य ठाकरे के काफ़ी करीबी माने जाने वाले वरुण सरदेसाई को, उनके मौसेरे भाई वरुण सरदेसाई को उतारा गया है। तो इन सीटों का आपका क्या आकलन है? बात ऐसी है कि पहली बात मैं मानता हूँ कि आदित्य ठाकरे डेंजर जोन में, क्योंकि उनका वहाँ का जो ये था मताधिक्यता वो घट गया। जो 68,000 से वो जीते थे, क्योंकि उनके सामने कोई तगड़ा कैंडिडेट ही नहीं था। इस वक्त पहली बार एमएनएस ने अच्छा कैंडिडेट खड़ा कर दिया है, और बाकी सारे मानो ऊपर से दिखाएंगे नहीं लेकिन कोऑपरेट कर रहे, इंक्लूडिंग शरद पवार। मैं मानता हूँ शरद पवार को भी आदित्य को हराने में इंटरेस्ट है, तो इसलिए आदित्य ठाकरे वर्ली में डेंजर जोन में लोकसभा में दिखाई दिया कि सिर्फ 6,000 का कुछ परसेंटेज बचा है।
यानी पिछले बार जितने वोट मिले थे तो 11 वोट में से 10 वोट चले गए, सिर्फ एक वोट बचा है मताधिक्य का, तो उसका परिणाम दिखाई देगा। दूसरी बात महिम की आपने जो बोली, तो महिम में 2009 में वो सीट एमएनएस ने जीत ली थी। नितिन सरदेसाई एमएनएस के एमएलए बने थे, वहाँ से राज ठाकरे के बेटे लड़ रहे। और मैं मानता हूँ कि उस वक्त जो हारे थे कांग्रेस के कैंडिडेट, उनका नाम सदा सरवणकर था। 2014 में वापस शिवसेना में आए, शिवसेना से जीत गए। वहाँ उद्धव ठाकरे ने भी कैंडिडेट दिया है, लेकिन मेरा मानना है कि ये ट्रायंगुलर फाइट में अमित ठाकरे जीत कर आ सकते हैं, क्योंकि उस 2009 में वो सीट जीत ली थी और उस एरिया के जितने कारपोरेटर्स है सब के सब इंक्लूडिंग शिवसेना भवन जहाँ है वो भी काउंसिलर शिवसेना का आया था, जिसका नाम संदीप देशपांडे था, जो अभी वर्ली में आदित्य ठाकरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तीसरी बात आपने जो बोली, तो मातोश्री जहाँ है वो बांद्रा ईस्ट की जो सीट है, एक्चुअली मैं वहाँ का वोटर हूँ। तो जब मेरा ख्याल है 2015-16 में वहाँ के जो शिवसेना का एमएलए थे उनका देहांत हो गया था, तो बाई इलेक्शन हो गया, उनकी पत्नी को खड़ा किया था, जिसके खिलाफ नारायण राणे को कांग्रेस ने उम्मीदवारी दी थी। तो सब बोल रहे थे ये है वो है, लेकिन उनकी पत्नी तृप्ति सावंत जीत गई। लेकिन 2019 में उद्धव ने उनको टिकट नहीं दिया, अपने लाडले वो महाडेश्वर करके है उनको टिकट दिया था और वो हार गए, क्योंकि तृप्ति सावंत बागी बन गई और डिवीजन में जीशान सिद्दीकी चुनकर आए। वो जीशान सिद्दीकी की सीट नहीं है, उनके पिताजी जहाँ से चुनकर आते थे वो बांद्रा वेस्ट है, जहाँ से आशीष शेलार चुनकर आते। तो ये जीशान सिद्दीकी हारने के लिए खड़े थे, एक्सीडेंटली जीत गए। तो उनके पिताजी की मर्डर हो गई, उसकी सहानुभूति हो गई, मैं मानता नहीं। हाँ, अगर बीजेपी वो सीट किसको छोड़ती है मालूम नहीं, लेकिन तृप्ति सावंत आगे चलकर बीजेपी में गई है, वो अगर बागी बनकर खड़ी रहती तो शायद वो चुनकर आएगी। वरुण सरदेसाई की बात ही छोड़ो, वो कैंडिडेट है ही नहीं वहाँ का, उसको वहाँ के शिवसैनिक भी वोट नहीं देंगे। 80% शिवसेना का वोट वरुण सरनी को नहीं मिलेगा, ये आप पक्का तय कर दो। हाँ, अगर तृप्ति सावंत इंडिपेंडेंट बागी बनकर भी खड़ी रहे तो चुनकर आ सकती है, और लड़ाई जीशान सिद्दीकी और तृप्ति सावंत में हो सकती है। और एक सीट था, मैं पूछना भूल गया। महाराष्ट्र में काका वर्सेस भतीजा 2 लेवल पे चल रहा है, एक तो है शरद पवार अजीत पवार, और अभी बारामती के सीट में वो और एक दूसरे लेयर पे दिखेगा, अजीत पवार के विरुद्ध में योगेंद्र पवार अभी लड़ने जा रहे हैं। आपको लगता है अजीत पवार ये सीट आसानी से ले जा सकते हैं, या फिर वहाँ पे भी अच्छा कंपटीशन देखने मिलेगा? कंपटीशन तो अच्छा होगा, लेकिन मैं मानता हूँ अजीत दादा जीत जाएंगे वो, क्योंकि लोकल लोगों को अपना एमएलए कैसा चाहिए पता होता है। तो उनकी पत्नी एमपी बन सकती है कि नहीं इसकी गारंटी नहीं थी, लेकिन अजीत दादा जिस ढंग से इंटरेक्ट करते वोटर से, तो वो वहाँ उनकी पॉपुलैरिटी है, उसका फायदा उनको मिल सकता है। क्योंकि उनकी पहली लड़ाई तो काका के खिलाफ थी, वो भतीजा बनकर थी, अब वो चाचा है, और ये भतीजा उनका सगे भाई का बेटा है योगेंद्र, उसको लाया है, लेकिन वो इनएक्सपीरियंस है। शायद अजीत दादा को आसानी से जीत जाएंगे, मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, वो आराम से जीत जाएंगे। क्योंकि एक बात होती है कि लोगों को वहाँ के जो दुकानदार है, बिजनेसमैन है, उनके सबके लिए अजीत दादा अच्छा है, उनका एक्सपीरियंस भी है, और इसलिए वो चुन कर लाएंगे। लोकसभा में हार अलग बात है, लेकिन विधानसभा में अजीत दादा जीत सकते। ओमकार जी, क्लोजिंग कमेंट्स लेंगे। आपका क्या अंदाजा है कि एग्जिट पोल कैसा लग रहा है महाराष्ट्र का? कितनी सीट महायुति जीत रही है, कितनी महाविकास आघाड़ी जीत रही है, और क्या
बटेंगे तो कटेंगे नारा महाराष्ट्र में भी काम कर रहा है जिस तरह से हरियाणा में काम किया था? देखिए, मेरा मानना ये है, वो एक शोले में डायलॉग था ना कि अ, धन्नो तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। तो महाराष्ट्र के मतदाताओं की भी एक तरीके से इज्जत का ही सवाल है अब, क्योंकि इन्होंने 2.5 साल का उद्धव ठाकरे सरकार का कार्यकाल भी देखा है। उस समय क्या क्या हुआ था, सचिन वाजे को जिस तरीके से बहाल किया गया नौकरी पर, और नौकरी पर बहाल करके उसको किस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई, किस तरीके से सारे वीवीआईपी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो उसको सौंपी गई, अनिल देशमुख के द्वारा जरिए ऊपर से किस तरीके से और किस काम पर उसको लगाया गया, किस तरह वो चीज़ें पकड़ में आई। एंटीलिया के सामने एक स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ें रखवा करके आप इस देश के सबसे महत्वपूर्ण उद्योगपति से भी अगर 5-10 हजार करोड़ की फिरौती वसूल करने की हिमाकत कर सकते हैं, वो भी लोगों ने देखी है। इस देश के सबसे वोकल और सबसे मेधावी संपादकों और मीडिया हाउस ओनर अर्णब गोस्वामी को आप मुठभेड़ करने वाली पुलिस की टीम भेज करके जिस तरीके से उनके परिवार वालों को टेरराइज करके आप उनको गिरफ्तार कराते हैं, उठाते हैं, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट की बहुत सख्त टिप्पणियां आती हैं। इसके अलावा जिस तरीके से 2-2 कैबिनेट स्तर के मंत्री गिरफ्तार हुए, संजय राउत गिरफ्तार हुए, भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए, आप एक नवल ऑफिसर को दौड़ा करके पिटवाते हैं, पीटते हैं। आप एक मराठी अभिनेत्री जो आयु में आपकी बेटी की उम्र से भी आधी है, केवल फेसबुक पर वो किसी की पोस्ट जो है वो अग्रसारित करती है और उसको आप गिरफ्तार करके 40 दिन तक जेल में रखते हैं। ये जो एरोगेंसी है, और जिस तरीके से राष्ट्रीय हित के प्रोजेक्ट रोके गए उद्धव ठाकरे के समय, बुलेट ट्रेन जो एक महत्वाकांक्षी योजना थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसके लिए आपने भूमि अधिग्रहण करके नहीं दिया, और जो आर्य वाला जो आपका मेट्रो प्रोजेक्ट था उसमें भी आपने अड़ंगा लगा के रखा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि जब इनको पावर मिलती है तो ये किस हद तक जा सकते हैं। और अगर कोई आपके खिलाफ कुछ लिख रहा है, आपके बेटे पर कोई टिप्पणी कर रहा है, तो आप उसको भी उठा करके जेल में डाल रहे हैं। तो ये सारी घटनाएं हैं। यानी जब आपको सत्ता मिली, जब आपको मुख्यमंत्री का पद मिला, तो उस समय खुद शरद पवार ने अपनी संशोधित पुस्तक में लिखा है ना कि सचिवालय में केवल 2 बार गए और इनको क्रिटिसाइज किया, और किस तरीके से ये लोग कर रहे थे वो सारा कुछ। ऐसा तो है नहीं कि मतदाता उसको भूले होंगे। और जिस चीज़ की आप चर्चा कर रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो योगी आदित्यनाथ 13 नवंबर को, बल्कि 11 नवंबर को ही उत्तर प्रदेश से फारिग हो जाएंगे। 13 नवंबर को यहाँ 9 सीटों का उपचुनाव है, तो 11 नवंबर को चुनाव प्रचार से फारिग हो जाएंगे। उसके बाद 1 हफ्ता महाराष्ट्र में ही रहेंगे वो। भाऊ, आपका क्या एग्जिट पोल है? महाराष्ट्र में महायुति कितने सीट जीतने जा रही है? मेरा अंदाजा 160 है, अभी से नहीं, बहुत पहले से। क्योंकि और मैं मानता हूँ कि एक और बात है कि जिस ढंग की रणनीति बीजेपी ने और बीजेपी के हाईकमांड ने एकनाथ शिंदे को विश्वास में लेकर बनाई है, तो ये रणनीति मुझे ऐसी लगती है कि आगे चलकर अजित दादा भी निकल जाए तो सरकार बन सकती है। ये गणित इन्होंने बना लिया है। तो अगर शुरू में जो पहले आंकड़े आ गए, मैंने उस पर मराठी में वीडियो भी बना दिया कि 99 बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिए थे। पहले सीट का बंटवारा डिक्लेयर नहीं होता, लेकिन बीजेपी ने 99 कैंडिडेट डिक्लेयर किए, एकनाथ ने 45 डिक्लेयर किए, अजित दादा ने 17 डिक्लेयर किए। ये मिलाकर 161 हो जाता है। और वो 161 में कम से कम 125 सीटें उनकी कॉन्फिडेंट सीटें हैं।
तो 161 में अगर 125 या 130 लाते हैं तो मेजॉरिटी के लिए और सिर्फ 30 सीटें बहुत हो जाती है। 30 भी नहीं, 20 सीटें पूरी हो जाती है। 127 बची उसमें, यानी स्ट्राइक रेट जो चाहिए वो सिर्फ 15% होता है, तो भी तीनों की मेजॉरिटी हो जाती है। तो बचा ये कि अगर 127 में अगर 30-35 का स्ट्राइक रेट मिलता है तो मेरा ख्याल है कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस मिलकर ही 155 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। यानी कि टारगेट है कि अगर चाचा फिर से भतीजे को साथ लेने की कोशिश करे तो वो 20-25 सीटें भी लाए तो हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारा आंकड़ा 140 के पार तो होना ही चाहिए। तो इंडिपेंडेंट वगैरह मिलाकर 145-50 हो जाते। तो ये टारगेट जो आज रणनीति मुझे दिखाई दे रही है फडणवीस और अमित शाह की और एकनाथ शिंदे की, कि दोनों मिलकर 150 का आंकड़ा क्रॉस करना ही करना है। अजित दादा साथ रहे ना रहे, साथ रहे खुशी है, ना रहे फिर भी खुशी है। तो मेरा आंकड़ा टोटल अजित दादा के साथ 160 के पार है, और नहीं तो इनका तो 150-45 के आगे होगा। तो आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। भाऊ और ओमकार जी, आप दोनों का धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री